हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इंडक्टिव फैक्ट के बारे में। इंडक्टिव फैक्ट जो है दो टाइप के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो है उसमें हमने देखा था एल्काइल ग्रुप का जो इफेक्ट था, प्लस आई इफेक्ट होता था। एल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता था और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे जैसे कि NO2 साइनाइड, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे वो माइनस इफेक्ट को शो करते थे। और हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता था, एल्काइल ग्रुप का साइज़ बढ़ता था, एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप नंबर ऑफ़ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते थे तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ करता था। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती थी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है माइनस आई इफेक्ट जो था बढ़ता था। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आइसोटोप्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। हमें पता है कि जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है और तीसरा ट्रिटियम होता है। एटॉमिक नंबर तो इनका सेम होता है पर जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि तीन जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स में से ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव इन नेचर है। तो अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि कार्बन चेन के एंड में यदि मैं CH3 ग्रुप को अटैच करूं, CH3 ग्रुप को अटैच करता था तो उसका प्लस आई इफेक्ट होता था। मैंने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दिया और ड्यूटेरियम लगा दिया और ट्रिटियम लगा दिया। है तो ये एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि ये मिथाइल ग्रुप है, उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह मैंने इसका आइसोटोप लगा दिया ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम लगा दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो इफेक्ट होगा वो ट्रिटियम का ड्यूटेरियम और प्रोटियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आइसोटोप्स जो हैं क्या इफ़ेक्ट करते हैं इंडक्टिव फैक्ट का, इंडक्टिव फैक्ट पे, वो मैंने आपको समझाया। जनरली हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसका सबसे बड़ी एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। तो इसमें जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जो है उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो कौन सा इफ़ेक्ट होगा, एल्काइल ग्रुप का जो इफ़ेक्ट है वो माइनस आई इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप जो है, एल्काइल ग्रुप जो हमने सुना है कि जनरली इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जैसे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं जिसको, RMgX को ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये रीजेंट वर्सेटाइल रीजेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन में यूज़ होते हैं। ये RMgX में अपना जो बिहेवियर शो करता था उससे उल्टा बिहेवियर शो कर रहा है। यहाँ पे जो है ये पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा था, यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो कर रहा है। इसका कारण ये है कि जो एल्काइल ग्रुप, ये कार्बन जो है, एल्काइल ग्रुप में हमें पता ही है कि कार्बन होता है, ये जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो एल्काइल ग्रुप जो है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो है एल्काइल ग्रुप जो है कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। स्टूडेंट्स, तो मैं अब एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहा हूँ कार्बोकेटाइंस की। कार्बोकेटाइंस कौन सा होता है, कार्बन, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसको, कार्बोकेटाइन की, कार्बोकेटाइन को। ये सराउंडेड बाय, टोटल जो है इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 2 4 2 6, टोटल जो कार्बन जो है वो सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये कार्बोकेटाइन। ये ऐसी स्पीसीज होती है जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब मैं जैसे कि आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे कार्बोकेटाइन जो डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये वाला कार्बन हम लोग देख रहे हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है।
जब कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वो कार्बन यदि वो 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो उस कार्बोकेटाइन को हम लोग टर्शरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। टर्शरी, ये कार्बन कौन सा कार्बन है? टर्शरी कार्बन है। और जब कार्बन टर्शरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम टर्शरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से। ये कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। और यदि सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग कौन सा कार्बोकेटाइन बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और नेक्स्ट जैसा केस है, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन जो है एक ही कार्बन के साथ अटैच है, एक ही ओनली 1 कार्बन के साथ अटैच है। तो ये जो कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और इस पे ये किसी के साथ नहीं अटैच, तो ये सिंपली मिथाइल कार्बोकेटाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोकेटाइन। मैंने आपको क्लियर करवा दिया कितने टाइप के कार्बोकेटाइंस हैं। ये जो है ये कार्बन जो है 3 के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये वाला जो कार्बन है हैविंग पॉजिटिव चार्ज 1 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। तो आज हम लोग कर रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। जो कार्बोकेटाइंस हो गया, कार्ब एनाइंस हो गया। कार्ब एनाइंस वो होते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कार्बोकेटाइन हो गया। कार्ब एनाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, जब कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, ये इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स में नहीं पाए जाते और इनका जो टाइम है, स्पैन है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड होता है। और किसी के साथ जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले के साथ मतलब अटैक करके ये स्टेबल प्रोडक्ट की क्या करेगा? फॉर्मेशन कर देगा। तो ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स में फॉर्म होते हैं और प्रोडक्ट्स में नहीं पाई जाती हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल्स। तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। तो ये स्टेबलाइज होना चाहती हैं। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि इंडक्टिव फेड के बारे में, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी वो जो कार्बोकेटाइन जो होगा वो उतना रिएक्टिव होगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो भी रिएक्टिव होगा। तो पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव या जो भी नेगेटिव चार्ज है, यदि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो जो स्पीसीज़ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? रिएक्टिव होगी। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो टर्शरी के कार्बोकेटाइन का हम लोग केस ले रहे हैं, इसमें ये जो मिथाइल ग्रुप है, CH3 जो मिथाइल ग्रुप है, कितने एल्काइल बोलो या मिथाइल बोलो, कार्बन 1 होगा तो मिथाइल बोलेंगे, 2 होगा तो इथाइल होगा। यहाँ पे कार्बन कितनी मिथाइल ग्रुप है? 3 मिथाइल ग्रुप है। वो 3 मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं और इस कार्बन को दे रहे हैं, इसके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप जो है ज़्यादा होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन क्या होएगा? ज़्यादा होगा। उतना पॉजिटिव चार्ज क्या होएगा? कम होगा और स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इस केस में देखिए, जैसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कितने कार्बन है? ओनली 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है या 2 एल्काइल ग्रुप हैं। तो 2 एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर रहे हैं। पर आप देख सकते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन में 3 मिथाइल ग्रुप थे जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन और पॉजिटिव चार्ज जो है कम है। और हम लोग देख रहे हैं, और जो लास्ट यहाँ पे जो केस है मिथाइल प्राइमरी के बारे में, प्राइमरी कार्बोकेटाइन के बारे में, एक ही मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिलीज़ कर रहा है और
ये जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो सबसे कम होगा, इसलिए कम होगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है इनसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी, कम होगी। तो आप देख सकते हैं। और लास्ट केस में मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो इसकी ये हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप जो है बढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, वो कार्बन चार्ज के पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बन है उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे करके उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। आप समझ रहे हो ना, कि समझ लो कि ये जो कार्बन है, मतलब इसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है, यहाँ से क्या हो रहा है, 3 सोर्सेज से उसके पैसे, मतलब 3 तरफ से उसकी तरफ पैसा आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, उसके पैसे की डेफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सोर्सेज के थ्रू आ रहा है पैसा, तो इसमें उतनी उसकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे एक ही तरफ से पैसा आ रहा है, तो इसको मतलब जो मनी की जो डेफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इस केस में बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं है, मतलब इसको पैसे देने वाला ही नहीं है, तो ये हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसको डेफिशिएंसी है, ये अपना कुछ कर नहीं सकता बिना पैसे के, मतलब खाना वगैरह नहीं कर पा रहा है, मतलब अपनी ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी, कम होगी। तो हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा, मैं सिंपली बात ये बोलना चाहता हूँ, जितने मिथाइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतनी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप थे, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा थे उतना ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन जो है स्टेबलाइज हो गया। तो एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप थे, यहाँ पे 3 थे। तो एल्काइल ग्रुप जब बढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ग्रेटर इज़ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आपने देखा कि कैसे प्लस आई इफेक्ट ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट डाला। नेक्स्ट केस में डिस्कस करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सेन लिए हुए हैं, उसके ऊपर CH2 हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे CH3 ग्रुप को अटैच कर दिया है, और इसके बाद मैंने सेकंड पोजीशन पे अटैच कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप को अटैच कर दिया, और उसके बाद मैंने फोर्थ पे, और यहाँ पे कोई भी CH3 ग्रुप अटैच नहीं है। और फिर बोला गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि CH3 ग्रुप जो है फर्स्ट केस में जो है वो काफ़ी क्लोज है, फर्स्ट केस में जो है CH3 काफ़ी क्लोज है, तो जिसकी वजह से मैंने पहले ही बताया था प्लस आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम देख रहे हैं कि CH2 और CH2 प्लस और CH3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो जिसकी वजह से फर्स्ट ए की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। अब सेकंड केस में हम लोग देख रहे हैं कि CH3 और CH2 के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। और इसमें देख सकते हैं कि ये तो फोर्थ पोजीशन पे अटैच हो रखे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम होगी। और फाइनली इसमें जो डी वाला जो केस है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच नहीं किया है, तो कोई उसका प्लस इफेक्ट नहीं होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से डी ऑप्शन की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि फोर्थ ऑप्शन दी गई है, फर्स्ट में डी में देख रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं डी को देख रहा हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि चार कार्बन एटम की चेन है, जिसमें एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यदि मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच कर दूँ, आपको पता है कि जब CH3 ग्रुप को अटैच करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाले जो CH2 है इसके साथ मैंने इसका हाइड्रोजन को हटाया और CH3 ग्रुप को अटैच कर दिया। और हमें पता है कि ये CH3 ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट होता है। CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं,
रिलीज़ कर रहे हैं और कार्बन के ये जो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो जो सी ऑप्शन है वो डी से ज़्यादा क्या होगी, जो सी होगा उसकी जो स्टेबिलिटी है डी से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई साइड पे CH3 ग्रुप अटैच वगैरह नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है साइड पे अटैच है। और एल्काइल ग्रुप आप बोल सकते हो कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच किया गया है। तो मिथाइल ग्रुप जब अटैच किया गया है तो इसकी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं ए और बी ऑप्शन के बारे में। ऊपर देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि NO2 जो है हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ खींचता है। माइनस आई इफेक्ट चलता है यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है वो माइनस आई इफेक्ट है, और जो नीचे CH3 ग्रुप का जो इफेक्ट आया वो प्लस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज़ करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अब ए और बी में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हो ध्यान से ए और बी में, इसमें भी NO2 ग्रुप है, इसमें भी NO2 ग्रुप है, दोनों में इफेक्ट जो है माइनस आई इफेक्ट ही लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ही लग रहा है। पर बात ये है कि यहाँ पे NO2 जो है वो जो कार्बन जो जिस पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है कम है, आप देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये NO2 ग्रुप इसके काफ़ी क्या है, क्लोज है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है ज़्यादा होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इन केस ऑफ ए। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो बी ऑप्शन है उसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे कम होगी, ए से भी कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज जो है वो सी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से सी की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई साइड चेन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं किया गया है, तो इसलिए ये डी सी की जो स्टेबिलिटी होगी वो डी सी की होगी, ज़्यादा होगी। और आप देख सकते हैं कि ए और बी को जब हमने कंपेयर किया तो NO2 जो है बी ऑप्शन में जो है NO2 जो है वो काफ़ी क्लोज है, कार्बोकेटाइन के काफ़ी क्लोज है, तो जिसकी वजह से डिस्टेंस क्लोज होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी जो है वो जो ए केस है उससे क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी जो है उससे कम होगी और सबसे कम होगी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्बोनाइन के बारे में। कार्बोनाइन ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन जो है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम लोग इस केस में देख रहे हैं कि कार्बन जो है उससे सराउंडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सभी केसेस में ऐसे ही है कि आप इसको भी देख सकते हैं कि इसके सराउंडिंग में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइन बोलते हैं उसको। तो कार्बोनाइन के हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर होगा कैसे आएगा। ये आ गया मिथाइल कार्बोनाइन, ये आ गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन। वही ट्रेंड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, एक ही कार्बन के साथ अटैच होगा, इसलिए ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप में कार्बन ही होते हैं ना, ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोनाइन होगा। और आप देख सकते हैं कि ये कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये जो कार्बोनाइन जो है वो टर्शियरी कार्बोनाइन है। मैंने पहले ऑलरेडी बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो लाइफ के साथ एग्जांपल है, तो जैसे किसी बच्चे की बात कर लो। अब जैसे ये बच्चा है, सपोज करो
इसको मम्मी भी पैसे दे रहे हैं, पापा भी पैसे दे रहे हैं, दादी भी पैसे दे रही हैं, तो बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा ना, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ख़राब होगी होगी। अब जैसे कि पहले से ही पेट भरा हुआ है किसी का, खाना खाया हुआ है, ऑलरेडी खाना खाया हुआ है, फिर वो दोबारा खाना खाए, फ्रूट्स खा रहा है, खाना खाने के बाद और भी कुछ लेज खा रहा है, कुरकुरेज खा रहा है, तो मतलब क्या होगा, उस जो बंदा जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ख़राब होगी होगी। जिसके पास ऑलरेडी कोई चीज़ है उसको और ज़्यादा चीज़ें आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो इसी तरह से जैसे कार्बोनाइन जो है उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है पहले से। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप है, वो इसको यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है प्राइमरी कार्बोनाइन में, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, और ये कार्बन के जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके। आप देख सकते हो कि सेकेंडरी कार्बोनाइन में जो हो रहा है, दो एल्काइल ग्रुप हैं और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं, और ये जो कार्बन जो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। और टर्शियरी कार्बोनाइन में तीन एल्काइल ग्रुप जो है और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि तीन जगह से मतलब किसी बंदे की, मतलब किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पर्सन के पास जो तीन तरफ से पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि अब पैसा मतलब इतना ज़्यादा पहले से ऑलरेडी है और ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है वैसे 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 उससे की क्या हो रही है, कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। हम देख रहे हैं कि मिथाइल कार्बोनाइन जो है ज़्यादा स्टेबल है, फिर प्राइमरी कार्बोनाइन आ गया, फिर सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, प्राइमरी कार्बोनाइन की, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है। अभी जो हमने स्टेबिलिटी की वो एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से डिस्कस की, प्लस आई इफेक्ट की, जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा था तो वैसे कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी थी वो कम हो रही थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का कैसे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग इस केस में देख रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन लिया था, उसके ऊपर CH2 हैविंग नेगेटिव चार्ज और NO2 ग्रुप लगा दिया। NO2 ग्रुप आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दिया तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो कि NO2 जो है CH2 माइनस के क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये NO2 जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन जब ये खींचेगा तो CH2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने से इसकी स्टेबिलिटी जो वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और अब ये जो इफ़ेक्ट है माइनस आई इफेक्ट जो है, हम देख रहे हैं कि सभी में जो है बिल्कुल सेम है सब कुछ, पर क्या है यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है क्लोज है। यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है तो उसके CH2 ग्रुप में जो CH2 माइनस है उससे उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, और आप देख रहे हो कि लास्ट के केस में डिस्टेंस जो है वो और ज़्यादा होगा। तो हमें पता ही है कि जो डिस्टेंस यदि बढ़ेगा उसका इफ़ेक्ट जो है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसका इफेक्ट जो वो कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है NO2 का यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे इसका NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है कम होगा, और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसलिए NO2 का जो इफेक्ट होगा, जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो सबसे कम होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज जो है सबसे कम हो रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज उतना कम नहीं हो पाएगा, इस केस में और कम होगा। तो आप देख सकते इस केस में नेगेटिव चार्ज जो है क्लोज होने की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस होने की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा रहेगा, और इस केस में नेगेटिव चार्ज जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है काफ़ी कम हो जाएगा, और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है A की ज़्यादा हो जाएगी, किससे, B से और C से। C में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है डिस्टेंस की वजह से इस पर काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी, कम होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे अफेक्ट डालती है। जैसे कि हम लोग एसिड का केस ले रहे हैं, एसिड जो है जब डिसोसिएट होता है तो
कार्बोक्सिलिक आयन और H प्लस आयन की फॉर्मेशन होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटोन। जो जितनी आसानी से प्रोटोन देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जितनी आसानी से प्रोटोन देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जिसको मतलब H प्लस देने में परेशानी हो रही है, मुश्किल से दे रहे हैं, तो वो लेस एसिडिक होगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि RCOH जो है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जब वो H प्लस आयन को रिलीज़ कर रहा है, कार्बोक्सिलिक आयन की फॉर्मेशन हो रही है, एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है। और यदि किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग होना है तो उस एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए उसका जो एनाइन जो फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। यदि ये स्टेबल होगा तो इसका H प्लस आयन के लिए अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो इसके साथ ये जुड़ने के लिए इसके साथ इंटरेस्ट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से नहीं जुड़ेगा तो ये रिएक्शन जो बैकवर्ड नहीं हो पाएगा, इसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। RCH की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ये बड़ा कम फॉर्म होगा। जब ये फॉर्म नहीं होगा तो मतलब डिसोसिएट, इसका मतलब ये डिसोसिएट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इसमें डिसोसिएट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो वो क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। तो हम देख रहे हैं कि जो एनाइन है, जितना ज़्यादा एनाइन जो है स्टेबलाइज होगा, जितना एनाइन स्टेबलाइज क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा, स्टेबलाइज ज़्यादा होगा, उतना एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। सपोज करो हम लोग क्या करें, कोई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ले लिया हमने, उसके साथ हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन वो रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया। तो आपको पता है इसका इफेक्ट जो है प्लस इफेक्ट होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ करेगा तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन जो है दैट विल बिकम अनस्टेबल, क्योंकि जब इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज जो है बढ़ जाएगा। जब इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये H प्लस आयन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। यदि इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो एसिड जो है वो क्या होगा? वीक हो जाएगा। क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन करके दोबारा क्या RCOH की क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा, और कम आयनाइज होगा, और कम H प्लस आयन की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से जो एसिड होगा वो वीक होगा। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है बाय डिस्टेबलाइज द एनाइन। ये एनाइन जो है डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, और ये नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन में H प्लस आयन को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर देगा। तो जिसकी वजह से ये RCOH बन जाएगा। इसका मतलब इसका आयनाइजेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और कम से कम H प्लस आयन की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से एसिडिक करेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें पता है जैसे NO2 हो गया, हेलोजेंस हो गए, हेलोजेंस वगैरह जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उनका इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो है, यदि जब ये अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? मैंने पहले बताया था नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये स्टेबल है, तो इसको क्या ज़रूरत है H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की? तो ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, H प्लस आयन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? RCOH का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? आयनाइजेशन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। ये ज़्यादा आसानी से ईजिली जो है H प्लस आयन को क्या करेगा? रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के साथ अटैच कर दें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। सिंपल सी बात, या दूसरे वर्ड में बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, जो एनाइन है उसको क्या करता है? उसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा, और यदि एनाइन जो है स्टेबलाइज हो रहा है तो एसिड जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम देख सकते हैं कि क्या कंक्लूज़न आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कंक्लूज़न यही आ रहा है कि प्लस आई इफेक्ट जो है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, और जो माइनस आई इफेक्ट जो है
एसिडिक कैरेक्टर जो को इंक्रीज कर रहा है। अब इस कंसेप्ट के बेस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन लिया, उसके फर्स्ट पोजीशन पे COH ग्रुप अटैच कर दिया सभी में, और आप फोर्थ पोजीशन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में NO2 लगाया, दूसरे में CH3 लगाया, तीसरे में क्लोरीन लगाया और फोर्थ में हाइड्रोजन लगा दिया। तो हमें पता है कि जो NO2 ये COOH ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू रिलीज द H+ आयन। अब हम लोग देख रहे हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जो जितनी आसानी से H+ आयन रिलीज़ कर देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका -I इफेक्ट होगा। CH3 जो है वो अल्काइल ग्रुप है, इसका जो है +I इफेक्ट होगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट होगा। और हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सभी को पता है, नो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में, तो जो NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट केस और A केस और C केस में दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब एक NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दूसरा जो है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और हमें पता है कि NO2 का जो -I इफेक्ट होता है वो क्लोरीन के -I इफेक्ट से ज़्यादा होता है। तो इसका NO2 का -I इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए ये जो फर्स्ट केस जो A जो है वो एसिडिक फैक्टर जो है उसका ज़्यादा होगा। और उसके बाद जो नंबर आएगा वो C का आएगा, क्योंकि क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसलिए दूसरे नंबर पे C जो है, जो क्लोरीन जो है वाला जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो वो होगी। और थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये जो B वाला केस है, और अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं B और D वाले केस को, तो B में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, +I इफेक्ट है, जो कि अब हमें पता है कि जो +I इफेक्ट होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं D में कि ये हाइड्रोजन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। तो इस पे एसिडिक स्ट्रेंथ पे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जो D होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू B सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें इन सभी केसेस में CH3 ग्रुप एक ही ऐसा ग्रुप है, चार केस में एक ही ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है और +I इफेक्ट शो कर रहा है, जो कि और हमें पता है कि +I इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है। इसलिए B जो है लीस्ट क्या होगा, एसिडिक होगा। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट केस में हम लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा नंबरिंग के बारे में बता देता हूँ कि ये जो फंक्शन ग्रुप है जैसे COOH, इसके बाद जो ये जो कार्बन काउंट होता है इसकी नंबरिंग ऐसी होती है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट केस में क्लोरीन जो है फोर्थ पोजीशन पे अटैच है। फोर्थ पोजीशन पे आप देख सकते हो, फोर्थ पोजीशन पे अटैच है क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसका हमें पता है कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, -I इफेक्ट की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ये दिए हुए है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो उसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हमें पता है कि -I इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, सभी केसेस में हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो हम लोग देखें, हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो A वाला केस है उसमें जो है क्लोरीन जो है फोर्थ कार्बन पे अटैच है। B वाले ऑप्शन में देखें तो हम लोग थर्ड पे प्रेजेंट है, और C वाले ऑप्शन में देखें तो क्लोरीन जो है 2 में है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है देख सकते हैं कि हम लोग क्लोरीन सी के केस में जो क्लोरीन जो है काफ़ी क्लोज है, जो COH ग्रुप के बिल्कुल क्लोज है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो इसमें जो है डिस्टेंस कम है, तो इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। इसलिए जो सी ऑप्शन जो है सब सी जो कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। उसके बाद देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा सी की कंपेरेटिवली जो है डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए सी की कंपेरेटिवली ये लेस एसिडिक होगा। और फर्स्ट वाला जो है इसमें जो क्लोरीन जो है वो बिल्कुल फोर्थ कार्बन पे अटैच है, बहुत ही डिस्टेंट है, काफ़ी दूर है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो काफ़ी कम होगा। तो जिसकी वजह से ये सी और बी से लेस एसिडिक है। और हम देख सकते हैं कि डी ऑप्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं किया है साइड पे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं अटैच, ठीक है, तो ये लेस एसिडिक होगा। नेक्स्ट केस जो हम लोग देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम जो बेस्ड है वो आइसोटोपिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन लिया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे सभी केसेस में OH को रखा गया है, और जो थर्ड पोजीशन है उसमें CH3 CD3 CT3, मतलब CH3 CD3 CT3, मतलब ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, और लास्ट में कोई भी कुछ भी अटैच नहीं किया गया है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप, जिसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, इसको जो इफेक्ट होता है वो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और जिसका इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से प्लस आई इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। और हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे प्रोटियम है, यहाँ पे ड्यूटेरियम और यहाँ पे ट्रिटियम है। तो हमें पता है कि जो ट्रिटियम जो है उसका आइसोटोपिक इफेक्ट जो है, उसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा, लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रिटियम का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है ज़्यादा है। प्लस आर इफेक्ट जो है इसका सबसे ज़्यादा होगा, प्लस आर इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा होगा। प्लस आर इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, इसलिए सी ऑप्शन जो है सबसे लीस्ट क्या होगा, एसिडिक होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इससे कम इफेक्ट जो है ड्यूटेरियम का है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, तो इसलिए बी ऑप्शन आएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोटियम आएगा। और लास्ट में हम लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड इथाइलामीन। अमोनिया और इथाइलामीन की बेसिक स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर करना है। पहली बात, लिविस कंसेप्ट के हिसाब से कि बेसिक करैक्टर कौन होता है, बेसिक करैक्टर किस पे डिपेंड करता है। बेसिक करैक्टर जो है डिपेंड करता है टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जितना ईजिली देगा, वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। यदि किसी को डिफ़िकल्टी हो रही है इलेक्ट्रॉन देने में, मुश्किल से दे रहा है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ईजिली देगा, डोनेट करेगा, वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग इसको ऐसे बात को कंपेयर कर सकते हैं। जो एक रिच बंदा है, जो इंसान है, वो जो रिच पर्सन है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब जो बिल गेट्स, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो उतना ज़्यादा पैसे डोनेट कर सकते हैं। अब जो बेचारा गरीब पर्सन है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो कहाँ से वो देगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं दे रहा है, वो हो सकता है कि प्रोवाइड करवा रहा है। अब बिल गेट्स के कंपेरेटिवली थोड़ी वो डोनेशन कर सकता है, या अमीर आदमी के बराबर बहुत ही, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उसके बराबर वो पैसा डोनेट नहीं कर सकता। तो इस केस में भी सिमिलर वैसे ही है, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वो उसको इलेक्ट्रॉन देने में परेशानी आएगी। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से देगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, और जो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा वो लेस बेसिक होगा। जैसे कि इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं, अमोनिया जो है बेसिक इन नेचर है। अमोनिया बेसिक इन नेचर क्यों है भाई, क्यों है? क्योंकि अमोनिया पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अमोनिया जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से अमोनिया जो है बेसिक इन नेचर है, काफ़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा दिया, और यहाँ पे मैंने इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। इथाइल मीन्स एल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया।
और हमें पता है कि इथाइल या एल्काइल बोलो एक ही बात है, इथाइल ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये जो है नो डाउट अनडाउटफुली कि अमोनिया जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था, पर यदि मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, जिसको मैं इथाइल अमीन बोल रहा हूँ, इथाइल अमीन बोल रहा हूँ, ये जो इथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और उसका इफेक्ट जो है प्लस साइड इफेक्ट है, प्लस साइड इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं प्लस साइड इफेक्ट की वजह से, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है अमोनिया के केस से ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही ईजिली मोर ईजिली डोनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया से ज़्यादा ईजिली जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इथाइल अमीन जो है अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होगा। तो आपने सिंपली देखा कि एल्काइल ग्रुप ने जो है प्लस आई इफेक्ट ने बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज़ कर दिया। स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट केस ए मैंने दे दिया इसको बी और ये सी। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे CH3 है ना, एसिडिक एसिड होता है ना, एसिडिक एसिड CH3COOH इस टाइप से होता है। CH3 ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है मैंने उसको रिप्लेस करके यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया फर्स्ट केस में FCH2COOH। सेकंड केस में मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया। थर्ड केस में मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगा दिया। तो इसका नाम आ गया फ्लोरो एसिडिक एसिड, इसका नाम आ गया क्लोरो एसिडिक एसिड और थर्ड वाले का नाम आ गया ब्रोमो एसिडिक एसिड। इसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि इसका माइनस इफेक्ट भी जो है वो ग्रेटर होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब एसिडिक एसिड के हाइड्रोजन को हटा करके हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगाया तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा है, इसका माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ जो प्रोटॉन आएगा इस केस में सबसे ज़्यादा क्या होगा, ईजी होगा। इसका माइनस आई इफेक्ट जो है ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फ्लोरो एसिडिक एसिड का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होगी। तो हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी डिस्कस किया है कि माइनस आई इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है और प्लस आई इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो ये क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एसिडिक एसिड जो है दैट इज़ हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली बात एसिडिक एसिड और फ्लोरो एसिडिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, पर जनरल मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से H+ साइन का जो रिलीज होता है वो क्या होता है, ईजियर होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर जो है एसिड है, एसिडिक एसिड जो स्ट्रॉन्गर एसिड है। पर बात सुन लो कि यदि मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ और इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। फ्लोरीन लगाने से क्या होगा, फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचेगा। स्ट्रॉन्गली जब खींचेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसका जो रिलीज ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा ईजियर होगा एज़ कम्पेयर टू एसिडिक एसिड, जिसकी वजह से फ्लोरो एसिडिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। तो हमने अभी डिस्कस किया एसिडिक एसिड में हमने क्या कर दिया, फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। तो क्या हुआ कि माइनस आई इफेक्ट जो है फ्लोरीन का ज़्यादा है,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो है उसमें ज़्यादा है, तो माइनस हाइफाइड की वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी माइनस इंडक्टिव हेड की वजह से। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है फ्लोरो एसिडिक एसिड होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट केस में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। यदि मैं एक हाइड्रोजन, ये सिंपल मैंने एसिडिक एसिड यही वाला लिख दिया, डी ऑप्शन कर दिया, और यदि मैं इस हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा देता हूँ, एक क्लोरीन लगाता हूँ, तो ये मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड बोलते हैं। एक क्लोरीन लगाने पे ये बन गया मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने क्लोरीन लगा दिया, मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड बन गया। और यदि मैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो क्लोरीन लगा दूँ तो ये बन जाएगा डाइक्लोरो एसिडिक एसिड। और यदि मैं तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और उसकी जगह क्लोरीन ले आऊँ, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, तो ये बन जाएगा ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। और हमें बोला गया है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है माइनस आई फैट, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक ही माइनस आई फैट। हमें पता है कि क्लोरीन का माइनस आई फैट होता है। यहाँ पे भी हमें पता है कि क्लोरीन, सभी केसेस में क्लोरीन है, तो सभी केसेस में माइनस आई इफेक्ट होगा। पर यहाँ पे क्लोरीन एक है तो इसलिए माइनस आई इफेक्ट जो है कम होगा। इसमें क्लोरीन जो है दो है, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट जो है ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, तीन है, तो तीन की वजह से माइनस आई इफेक्ट जो है वो ग्रेटर होगा। तो हम देख सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट जो है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में सबसे ज़्यादा होगा और डाइक्लोरो एसिडिक एसिड में उसके बाद आएगा, और मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड जो है उसके बाद आएगा। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड CCl3 COOH, फिर उसके बाद आएगा CCl2 COOH डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, उसके बाद आएगा CCl COOH, और फाइनली इसके बाद आएगा CH3 COOH। CH3COH जो है सबसे वीक एसिड होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो CCl3 COOH ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड होगा, क्योंकि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तीन क्लोरीन है, इसमें दो क्लोरीन है और इसमें एक है। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट जो है सबसे ग्रेटर होगा। माइनस आई इफेक्ट ग्रेटर होने की वजह से ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है मैंने आज एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव हेड के बारे में डिस्कस किया। तो काफ़ी बड़ा लेक्चर था, तो थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह करें, इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह को डिस्कस करें, और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और काफ़ी लोगों तो काफ़ी स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। काफ़ी स्टूडेंट्स तक इसलिए पहुँचाएँ क्योंकि हो सकता है कि कई बच्चे जो है उनको गाइडेंस नहीं मिल रही हो, कहीं डिस्टेंट मतलब काफ़ी दूर दूर हो, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हो लेक्चर्स वगैरह की। वैसे भी लॉकडाउन चला हुआ है तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है क्लासेस वगैरह की भी। तो आप इसको जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब करें कि जिसको ज़रूरत है, बच्चे को जो कहीं दूर डिस्टेंस में बैठा हुआ है, तो उसको ये लेक्चर मिल सके। तो चलो, ये लेक्चर यदि किसी के काम आ जाएगा तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हाइपर कंजुगेशन जो है उसको डिस्कस करने जाऊँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।